Hi everyone, you are watching Commerce Minded and in this video I will start with revision only. मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस ड्रॉप किया हुआ था, मेरे टेलीग्राम में इतने बच्चों ने मैसेज ड्रॉप किया था कि मैम प्लीज आप एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करो। सो मैं एक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर आपकी अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। उसमें आपका एक पूरा चैप्टर एक समराइज हो जाएगा एक ही वीडियो में, बट दैट इज अ रिविजन सीरीज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ यू कैन से कि पहली बार पढ़ने के लिए नहीं है, बिकॉज उसमें मैं क्या डिस्कस करूंगी, मैं सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ और उनके कीवर्ड्स, क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट लर्निंग कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं आते तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। तो मैंने क्या किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे आई एम स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं पहले लिख दूंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं और मेरी पूरी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सेकेंडली व्हाट विल आई डू, मैं हर एक टॉपिक का एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी और उस फ्लो चार्ट में सिर्फ मैं अपने कीवर्ड्स मेंशन करूंगी और कोई भी केस स्टडी आएगी आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा थ्रू दोज keywords only. And yes, we will be or I will be giving you some questions जो सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। जो पिछले साल 10 सालों के क्वेश्चंस आए हैं वो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। आप नीचे लिंक में जाओगे, आपको मेरा टेलीग्राम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। So let's get started with our first chapter of business studies, that is management. जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कवर करते हैं आपके 16 मार्क्स। ठीक है जी, तो 16 मार्क्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स मिला के आपका 16 मार्क्स कवर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और हाँ, उसमें आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वह 3 मार्कर्स भी हो सकते हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इन तीनों चैप्टर्स में से। तो अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सारे टॉपिक्स के कीवर्ड्स को लर्न करना है। इफ यू आर एबल टू लर्न द कीवर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक तो आपको केस स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो मेरे पास सबसे पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने क्या करा था, सिर्फ मैंने डेफिनेशन लर्न करी थी। ठीक है जी, और उसमें उसके बाद मैंने बताया था कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है। मैंने इसकी एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, वो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बारे में बताया है। देन हमने थर्ड टॉपिक में पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है। देन क्या क्या लेवल्स होते हैं, ये ट्राइंगुलर शेप में लेवल्स आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। देन फंक्शंस क्या है, लास्ट में हमारा आता है एक छोटा सा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये पूरा मेरा 9 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो आप रिवीजन नोट्स में आप इस तरीके से बनाया करो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं इस क्लाउड को, इतने बड़े क्लाउड को मैं लास्ट में फिर से बनाऊंगी जिसमें हर चीज के मेरे पास शॉर्टकट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स के कितने पॉइंट्स हैं उसके मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंस के शॉर्टकट्स की एक स्टेटमेंट बना दी है जिससे कि आपको लर्न हो जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या नेचर में क्या क्या आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस में क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, आपकी मेन हेडिंग्स आपको लर्न हो जाए। मैंने इस तरीके से आपको एक हर चीज की एक स्टेटमेंट बनाई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये तीनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारे इंपॉर्टेंस भी हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 जल्दी से हम चारों टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, उसके रिवीजन के कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूं। सो let's get started. Let's start with our first topic of this chapter, that is the concept. मैंने क्या करा है, एक फ्लो चार्ट सा बना दिया है और एक क्लाउड में छोटे कीवर्ड्स लगा दिए हैं। अब बिजनेस स्टडीज को करने के लिए, याद करने के लिए आपको ये छोटे छोटे कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ये कीवर्ड्स उठा के एज इट इज अपनी लैंग्वेज में लिख देना, यू विल गेट मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज द process of getting things done from others, or you can say management is an art of getting things done from others with the objective of achieving goal effectively and efficiently.
तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जल्दी से प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस मींस व्हाट? प्रोसेस में हम अपने फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, पढ़ चुके हैं अब तक तो, खैर अब तो रिविजन चल रही है। तो प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है एंड कंट्रोलिंग करता है। इनकी डिटेल में आपको जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। सो सेकंड चीज की क्या बात करता है? इफेक्टिवली। नाउ व्हाट इज इफेक्टिवली? इफेक्टिवली मींस डूइंग राइट टास्क, completing activities, end result. Let's say you are the production manager, आपको 2000 units produce करने in a month. So 2000 units आपने produce कर लिए, it means you are effective. एक महीने में अगर आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली हैं, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। इट मीन्स डू इट राइट टास्क मतलब कि मैं 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। कंप्लीटिंग और फिनिशिंग एक्टिविटी मैंने एक महीने में कंप्लीट कर लिया। एंड रिजल्ट 2000 यूनिट्स। सो दिस इज मीन्स आई एम इफेक्टिव। एफिशिएंट मीन्स काम तो करा ही करा, बट डूइंग द टास्क करेक्टली, ठीक से करना। इसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट मतलब हमें कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिट हो तो ही मैं एफिशिएंट कहलाऊंगी। इसमें क्या हो गया? लेस इनपुट्स और सेम इनपुट्स। इनपुट्स मींस रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फलाना ढिमकाना, एक्सपेंसेस जितने भी हैं, ये सब मेरे रिसोर्सेज का पार्ट है कि मैं अपने रिसोर्सेज उतने ही यूज कर रही हूँ, ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। सेम रिसोर्सेज में या कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक कीवर्ड है, याद रखना। ज्यादा आउटपुट लेकर आ रही हूं तो मैं एफिशिएंट कहलाऊंगी। फॉर एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपके CEO ने बोला है कि भैया आपको 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक महीने में, और आपने प्रोड्यूस कर भी लिए, बट आपने प्रोड्यूस कर लिए तो आप इफेक्टिव कहलाए। लेकिन आपने प्रोड्यूस करे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स करके, तो क्या हुआ? आप एफिशिएंट कहलाए नहीं। आपने रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज कर लिया, आपने और वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, बिजली का बिल ज्यादा बढ़ा दिया, तो कॉस्ट तो कहाँ सेम रही? कॉस्ट तो इनपुट्स जो थे आपने बढ़ा दिए, तो मतलब आप एफिशिएंट नहीं कहलाओगे, आप सिर्फ इफेक्टिव कहलाओगे। यही अगर आपने कम कॉस्ट कर दी, पूरे महीने भर में आपने कम कॉस्ट कर दी कि भैया बहुत बिजली का बिल कम कर दिया आपने और इनपुट्स आपने कम कर दिए, बट फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आप एफिशिएंट कहलाओगे और इफेक्टिवली नहीं कहलाओगे। तो इस पे आपकी बहुत सारी केस स्टडीज आते हैं, 1 मार्कर्स आते हैं, केस स्टडी आ जाएगी, उसमें लिखा होगा कुछ भी कि इसने ये कंप्लीट कर लिया बट उसने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में कंप्लीट किया, या फिर उसने कम कॉस्ट रिड्यूस कर दी तो वो अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाया। तो आप बताइए वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? इसमें बहुत 1 मार्कर्स आते हैं और ये आपके एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। मीनिंग भी पूछा जाएगा तो आप बस ये सब चीजें लिख देना, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। सब डायनामिक कहते हैं इसको, गोल ओरिएंटेड कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं, इंटैंजिबल, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस। अब होता क्या है, एग्जाम में एक केस स्टडी आ जाती है और उसमें पूछा जाता है छोटी सी बात कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द केस स्टडी। अब बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतने सारे इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैंने क्या किया, हर एक कैरेक्टरिस्टिक का क्या करा, एक कीवर्ड बना दिया है, वो आप अगर अपनी केस स्टडी में ढूंढोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, इट्स अ डायनामिक है। डायनामिक मींस जितने भी चेंजेस होते हैं मैनेजमेंट क्या करती है, अडेप्ट करती है इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, जापान में भी है, एटसेट्रा, सारी कंट्रीज में है, बट जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स का, आपके बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप मैकडोनल्ड में मैक आलू टिक्की बर्गर मिलता है ना, वो मैक आलू टिक्की बर्गर सिर्फ इंडिया में ही है। आप चाहे सिंगापुर चले जाओ, जापान चले जाओ, इवन आप एशिया पैसिफिक किसी भी, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, यू वोंट गेट मैक आलू टिक्की बर्गर इन मैकडोनल्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ दैट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज डायनामिक। अगर आपको कहीं पे सर्वाइव करना है किसी भी कंट्री में, यू हैव टू अडेप्ट इटसेल्फ। यहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा हैं आप ये कह सकते हो, और यहाँ पे लोगों का टेस्ट ऐसा है कि यहाँ पे आलू टिक्की बर्गर्स ज़्यादा डिमांड में है, तो उन्होंने अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। ठीक है, तो अडेप्ट इटसेल्फ कहीं पे भी लिखा है केस स्टडी में तो उसको बता देना। गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का एक बेसिक गोल तो होएगा ही ना कि मुझे सेल इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग डायमेंशंस है, काम भी होगा, एक हॉस्पिटल में काम है
पीपल को मैनेज करोगे कि लोगों ने क्या क्या काम करना है, किस किस तरीके से कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। और ऑब्वियसली वर्क एंड पीपल विल वर्क ऑन ऑपरेशंस, प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट वर्क को भी करता है, वर्क को मैनेज किया जाता है, लोगों को मैनेज करा जाता है, एंड ऑफ कोर्स ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन को भी मैनेज किया जाता है। देन ग्रुप एक्टिविटी, भैया एक अचीव करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अंबानी की आप ये ले लो, जियो की कंपनी, हमारे इंडियन अडानी हो गया, टाटा हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या अकेले एक बंदे से थोड़ी बनी है, इट्स अ टीम वर्क। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। अगर ये दोनों वर्ड्स आपको केस स्टडी में होंगे, इट मींस द फीचर इज ग्रुप एक्टिविटी। इंटेंजिबल, अब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इंटेंजिबल का मतलब क्या है? इंटेंजिबल मींस मैं जिसको टच नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को आई कैन नॉट टच, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टच, बट इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? अगर आपकी केस स्टडी में लिखा हुआ है दैट टारगेट्स आर मेट इफेक्टिवली, अच्छे से, और एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, ये देखो मैंने स्माइली बनाई हुई है, हैप्पी एम्प्लॉइज, अगर हैप्पी एम्प्लॉइज है, टारगेट्स अच्छे से अचीव हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये मैनेजमेंट यहाँ पे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। मतलब मैं टच नहीं कर रही बट मैं फील कर पा रही हूँ। नेक्स्ट, परवेसिव। परवेसिव मीन्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है या पॉलिटिकल है। एस सोशल है, इकोनॉमिक है, SEP याद कर लो, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज में कॉमन है। पेट्रोल पंप पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है, स्कूल में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, आपके घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, पढ़ाई में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, MNCs में भी जरूरत है, छोटे बड़े मोटे नाते सब ऑर्गेनाइजेशन में पर हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस मीन्स ऑन गोइंग सीरीज। ऐसा थोड़ी मैंने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, मैंने इकट्ठे कर लिए लोग, उसके बाद मैं बैठ गई आराम से, नहीं, मैं फिर से प्लानिंग करूंगी नेक्स्ट सीजन के लिए। मेरे पास कैंडल का मेरे पास मेकिंग की प्रोडक्शन है, अब दिवाली आ गई, दिवाली आने वाली है, फिर से आ गई, अब दिवाली चली गई, उसके बाद मैं फिर प्लान करूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर मैं देखूंगी कि मैं अब मेरे पास क्या सीजन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बना सकती हूँ। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस हमारे इंटर रिलेटेड है, इसमें 5 इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, कॉमन डायरेक्शन की टूवर्ड्स काम करते हैं सारे लोग और वो अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, तो इसमें गोल ओरिएंटेड और हेल्प्स इन अचीविंग गोल सेम आ गया, इससे आपका लर्न हो जाएगा। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मेरे को अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है, मैं आज एक टीचर हूँ, मुझे HOD बनना है, मैं PGD कॉमर्स हुआ, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है, फिर प्राइस प्रिंसिपल बनना है, तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो मैं जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगी, आई विल बी एबल टू अचीव माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, कॉस्ट रिड्यूस करके प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, भाई इंक्रीज एरो का मार्क्स मैंने मार्क किया हुआ है, इंक्रीज करता है ये। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि वो इस तरीके से क्रिएट कर देता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाते हैं, कोई भी चेंजेस आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो लोग रहते हैं। एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया, कोविड आया, एकदम से चीज़ें निकाल ली। अब हमारे पास डंजो, स्विगी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिनी करके आ गया अब डंजो, स्विगी में डंजो आया, डंजो ने क्या करना शुरू किया, यहाँ से वहाँ पैकेट्स ले जाने शुरू करे। लोग आजकल बहुत बिजी हैं, आपने जो भी चीज़ मंगवानी है किसी भी फलाना मिठाई वाले से या किसी रिश्तेदार से, आपको मिलने का टाइम नहीं है, उसको भैया सामान भिजवाना है, आओ जी आओ, लो जी सामान लो, चले जाओ। क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी हैं। तो दिस इज व्हाट ये इट रेजिस्ट डायनामिक, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही चेंजेस आते रहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वैसे ही आप अपना अडेप्ट कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। मैं जल्दी से पहले इसके कीवर्ड्स रख लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप्स के हैं? 3, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तीनों ही बहुत सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव अनदर 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल का क्या मतलब है? सर्वाइवल मीन्स आई एम एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। मेरे रेवेन्यूज पता क्या होते हैं? सेल। मेरे सेल मैं अपने इंक्रीज कर पा रही हूँ, इट मीन्स दैट मेरा सर्वाइवल, मैं सर्वाइव कर रही हूँ। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एंटर करती है मार्केट में विद लेस कॉस्ट, अपने प्राइसेस कम रखती है। क्यों? ताकि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में। अपने प्राइसेस कम करती है तो सेल बढ़ जाती है। सेल मतलब रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में।
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा कि मैं अपनी कॉस्ट और रिस्क कवर कर पा रही हूँ। कॉस्ट मतलब कि मैंने अगर 10 रुपए का पेन बनाया है तो मैं उसको 12 रुपए में बेच पा रही हूँ। अगर मैं यही पेन 10 रुपए में बेचूंगी तो मतलब मैं प्रॉफिट नहीं कमा रही। ठीक है, रिस्क भी कवर कर पा रही हूँ मैं अपने। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ में मैं बात करूंगी कि कैसे पता चलेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ES, अगर मेरे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, मतलब इतना काम बढ़ गया है मेरा कि मेरे एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, मेरी सेल भी बढ़ रही है, तो मैं उसमें बोलूंगी दैट माई ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्क्स बढ़ाना, मेरी सैलरी बढ़े, ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे PGD कॉमर्स हूँ तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनूं, वाइस प्रिंसिपल बनूं, प्रिंसिपल बनूं, मेरे को एक पीयर रिकॉग्निशन मिले, दैट इज व्हाट यू कॉल पर्सनल पीयर रिकॉग्निशन। मतलब पीयर मीन्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में मेरे को कोई रिकॉग्नाइज करा जाए कि मैं एक मेरी आइडेंटिटी है, दैट इज व्हाट यू कॉल पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मेरा खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल मीन्स, सोशल तो आया सोसाइटी से है। सोशल का मतलब यही है कि तुम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, तो सोसाइटी में क्या करते हो आप, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हो, तो आपने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई। और हाँ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू शुड मेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर हो गया, वेलफेयर ये भी एक कीवर्ड है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें लिख लो। ये सारा आपका पार्ट है सोशल का। सो हमारे ऐसे ही चारों टॉपिक्स हो गए हैं। अब और हमारे बस 5 टॉपिक्स रह गए हैं, बहुत ही सिंपल हैं। ये मेरा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो खत्म हो गया है। अब पार्ट 2 ऑफ द वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं अपने आगे कंटिन्यू करूंगी टॉपिक्स। हाँ, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, इन सब के किस तरीके से इनको लर्न किया जाए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल दी end. Alright, welcome to part 2 of this video, and now I will be explaining you nature of management, levels of management and functions of management. अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का। अब नेचर पता लगाने के लिए हमने क्या करा कि हमने मैनेजमेंट को साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से कंपेयर करा। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले मैंने कंपेयर किया साइंस से, मैनेजमेंट वर्सेस साइंस। अब उसके लिए सबसे पहले साइंस के फीचर्स देखने जरूरी हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि मतलब इसकी नॉलेज हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है। एक नॉलेज है साइंस जिसकी अवेलेबल है हमारे पास बुक्स। ऑफ कोर्स हम जितने भी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं हम साइंस, हम अपनी बुक्स में से ही पढ़ते हैं। ठीक है, देन अब मैनेजमेंट की बात करें, ऑफ कोर्स मेरे पास मैनेजमेंट की बुक है और मैनेजमेंट की प्रोफेशनल कोर्स है, प्रॉपर MBA वगैरह है, उसकी भी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये वाला फीचर हमारे पास मैनेजमेंट में भी है और साइंस में भी है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं बहुत सारे, केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बाद एक केमिकल फॉर्मूला निकलता है। बट इफ आई कंपेयर इट विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, वो उसके पास एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से आएंगे। तो ये वाला फीचर हमारे पास मैनेजमेंट में है ही नहीं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस जो H2+O, हम H2O करेंगे, H2+O को हम ऐड करेंगे तो H2O ही बनेगा, चाहे हम इंडिया में करें, चाहे हम पाकिस्तान में करें, चाहे हम US में करें। तो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारे ग्लोबली सेम हैं। तो ये वाला फीचर हमारा साइंस में है बट मैनेजमेंट में नहीं है। अब मैनेजमेंट में हम डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। जो इंडिया में जो कंपनी है वहां का मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा और US में जो कंपनी होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। सो आउट ऑफ 3 ओनली 1 फीचर इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट। सो दैट इज वाई वी से दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, और आई वुड से मैनेजमेंट इज सोशल साइंस इन शॉर्ट। नेक्स्ट, आर्ट। अब आर्ट किसको बोलेंगे, आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्री। चलो हम आर्ट को भी छोड़ देते हैं, पहले हम प्रोफेशन की तरफ आते हैं। अब प्रोफेशन को मैंने मैनेजमेंट से कंपेयर करा, मेरे पास 5 फीचर्स हैं प्रोफेशन के, उसको कंपेयर करूंगी कि यार ये फीचर्स मैनेजमेंट में है या नहीं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑफ कोर्स इसकी नॉलेज हमें बुक्स में मिलती है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है, दोनों की नॉलेज, ये दोनों चीजों में अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऑफ कोर्स प्रोफेशन में आने के लिए, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर करने के लिए MBBS करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैं डॉक्टर बोलूंगी, या फिर LLB, लॉयर्स,
LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप LLB की डिग्री लोगे तो ही आप वो बन सकते हो लॉयर, नहीं तो नहीं बन सकते। इंजीनियरिंग के लिए भी है, अगर आपने करा इंजीनियरिंग की बीटेक की वैल्यू, बीटेक की डिग्री ली है तो ही आप इंजीनियर कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। ऐसे ही अगर आप MBBS की डिग्री लोगे तो आप डॉक्टर कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैनेजमेंट अभी तक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जरूरी नहीं है किसी का बैकग्राउंड MBA है तो उसी को अपॉइंट करे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। कहीं कोई भी ऐसी बुक में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। बहुत सारी कंपनीज एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर नॉलेज के बेस पे भी एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लेती है। तो ये वाली चीज हो सकता है और कुछ सालों बाद आ जाए। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इनको डॉक्टर्स को जो होता है एक एसोसिएशन के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैनेजमेंट में कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल मीन्स डॉक्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है कि क्या करना है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन देयर प्रोफेशन, क्या उनके लिए सही है, क्या वो, और इवन लॉयर्स के लिए भी ये है कि वो उनके लिए क्या सही चीज़ है, क्या गलत है, वो पूरा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। बट मैनेजमेंट में MBA करने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सर्विस मोटिव, अब सर्विस मोटिव दोनों का अलग है। अब मैनेजमेंट का क्या है, वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी प्रोफेशनल लोगों का क्या है, गिविंग सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे सिर्फ एक फीचर जो है जो मिलता है, बाकी फीचर नहीं मिलता, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। अब आर्ट में मेरे पास 3 फीचर्स हैं। थियोरेटिकल नॉलेज, दोनों में नॉलेज है, ठीक है, दोनों की बुक्स में नॉलेज अवेलेबल है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट एक कला है, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, एक कला है। अब मैनेजमेंट भी एक कला है। आपका, हम ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग है, बट मैनेज करने का तरीका अलग अलग होगा। मेरी क्रिएटिविटी है, मैं किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हूँ। तो दिस फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन मैनेजमेंट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैं अपने तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ। अब जो भी सिंगर्स हैं, नेहा कक्कड़ है या फिर सुनिधि चौहान है या एक्सेट्रा XYZ, जो भी सिंगर्स हैं वो गाते बहुत अच्छा है, बट सबका एक अलग अलग तरीका है, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है करने का। ऐसे ही मैनेजमेंट का भी यही पार्ट है। इतने सारे लोग या मैनेजर्स होते हैं, वो अपने तरीके से पर्सनली अप्लाई करते हैं अपनी स्किल और कॉम्पिटेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ आई कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तभी कहा जाता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, अब जल्दी से हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन आती है कि कौन से लेवल की बात हो रही है। सीधी सी बात है, टॉप मैनेजमेंट में सारे CEOs, CFO, चीफ आते हैं सारे। और यस, यहाँ पे हमारा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इसमें एक जनरल मैनेजर भी आता है। और और बाकी सब मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, ये सारे मिडिल लेवल पे आते हैं। अब क्या रोल होता है, ये फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स और स्ट्रैटेजीज के, कि क्या क्या गोल्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और मिडिल लेवल क्या करेगा, ये स्ट्रैटेजीज इनको पास ऑन करेंगे और ये इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट होता है सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ये क्या, गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कफोर्स के। दे ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, डायरेक्टली वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, इनको हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल। जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है वर्कर्स के, वो होते हैं सुपरवाइजरी लेवल, बस ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये मीनिंग लर्न करने के लिए मैंने एक बहुत अलग अलग वीडियोस हैं हमारी, अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे बिजनेस स्टडीज में, ये सब चीजें मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है कोऑर्डिनेशन, और हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन। दैट विल बी माय पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि without coordination you won't be able to do any of the functions of management. We have POSDC, planning, organizing, staffing, directing, controlling. हम इसको तभी कर सकते हैं when I have coordination in the organization. Coordination means कि coordinate करना एक दूसरे के साथ, integrate करना एक दूसरे के साथ, ऐसा coordination हो कि सारे लगे हुए हैं एकजुट में एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड
टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन. इट इज रिक्वायर्ड. इसके बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना मैं एक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती. मैं प्लान कैसे करूंगी, ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी अगर मेरे आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी. देन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल हो, हर लेवल पे मुझे जरूरत है. एक सेल्स डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ बहुत जरूरत है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने की कि क्या चीजें चल रही हैं, कितनी सेल हुई है, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है. अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और फिर क्या होगा, लॉन्ग रन में हम अपने टारगेट्स में अचीव नहीं कर पाएंगे. देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स इसके बिना कोई भी हम फंक्शन नहीं कर सकते. ठीक है. अब नेक्स्ट मैं करूंगी फीचर्स की बात करूंगी. फीचर्स में क्या है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. जितने भी एफर्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको 5 लोगों में डिवाइड किया गया है, तो आप उन 5 लोगों में भी एक कोऑर्डिनेशन होगी कि एक रिसर्च करेगा, एक प्रैक्टिकल फाइल बनाएगा, एक वहां पे प्रेजेंट करेगा. अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो आप जिस दिन आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जिस दिन आपको प्रोजेक्ट फाइल शो करनी है, सब एक दूसरे का फेस देखेंगे कि ठीक है. अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे कि हाँ ठीक है मैंने इतना रिसर्च कर लिया, अब तू एक काम कर, तू इसको लिख ले, इसके डायग्राम बना ले और इसकी प्रैक्टिस कर ले, तो जब तक आप आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करोगे तो आप कैसे अचीव करोगे टारगेट. तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, परवेसिव है, कॉमन एवरीवेयर एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. डेलिब्रेट, कि डेलिब्रेटली मैनेजर्स को खुद से कोऑर्डिनेट करना चाहिए आपस में. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, नीड क्या है, नीड किस लिए. अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन है. अब सब ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का अपना बैकग्राउंड है. कोई कॉमर्स से एमबीए करके आया है, कोई बीटेक करके आया है, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं. सबको लगता है कि मैं एक अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे को तो बहुत नॉलेज है, मैं तो इंजीनियरिंग कर IIT IIM से पढ़कर आया हूँ, मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी की नहीं होगी. दूसरा बंदा हो सकता है उसने और अच्छे कॉलेज से लिया हो, पास आउट होकर आया हो कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है. बट ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन. अगर ग्रोथ इन साइज, अगर साइजेस बड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत. स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते हैं. तो जितने ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होंगे, जितने ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी, उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट वॉज अ वेरी बेसिक टॉपिक, कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कौन से फीचर की बात हो रही है केस स्टडी के बेस पे, और नीड के बारे में आ जाता है कि क्या नीड है. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आया है, आ ही जाता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो. आपको मैंने पूरी वीडियो में आपको शॉर्टकट्स बताए हैं. डिटेल में अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एक टेलीग्राम में भी एक है, ग्रुप बने हुए हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो. अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इन द टेलीग्राम ग्रुप. Thank you so much for watching my video. See you next time. Okay, bye-bye.